Hello friends, welcome to the student world. Today we will discuss about cloning vectors. Cloning vectors पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जीन क्लोनिंग क्या है। जीन क्लोनिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक डीएनए सीक्वेंस या एक जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती हैं एक लिविंग सेल के अंदर। जीन की कई सारी कॉपीज बनाने को हम जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। जीन एम्प्लीफिकेशन दो तरह का होता है, एक को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, एक को पीसीआर कहते हैं। जीन क्लोनिंग क्या है? एक जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाना एक लिविंग सेल के अंदर। और पीसीआर क्या है? एक जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाना लैब के अंदर एक मशीन। तो जीन क्लोनिंग में क्या है, हम एक जीन लेते हैं और इस जीन को एक लिविंग सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं और उस लिविंग सेल के अंदर उस जीन की बहुत सारी कॉपीज हैं। अब हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि जीन क्लोनिंग क्या है। अब आप डायग्राम में देखिए, एक वेक्टर है। वेक्टर क्या है? एक व्हीकल है जो इस फॉरेन डीएनए, ये फॉरेन डीएनए वो डीएनए है जिसे हमें क्लोन करना है, जिसकी हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है। ये वेक्टर इस फॉरेन डीएनए को लोड करेगा एक व्हीकल की तरह, और लोड करने के बाद ये जो वेक्टर है इसे हम रिकम्बिनेंट वेक्टर कहते हैं। फिर ये एक वेक्टर एक होस्ट सेल के अंदर जाता है। होस्ट सेल वो सेल है जो उस वेक्टर को लेगी और उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएगी। यहाँ पर होस्ट सेल जो है एक बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरियल सेल वेक्टर लेने के बाद ट्रांसफॉर्म्ड सेल कही जाती है। ट्रांसफॉर्म्ड सेल वो सेल है जिसके अंदर रिकम्बिनेंट वेक्टर है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये जो आपका रिकम्बिनेंट वेक्टर है ये डिवाइड करता है और इसकी बहुत सारी कॉपीज बनती हैं। जितनी कॉपीज इस वेक्टर की बनती हैं उतनी ही कॉपीज हमारी जीन की बनती हैं, क्योंकि हमारी जीन इस वेक्टर के अंदर है। उसके बाद ये जो बैक्टीरियल सेल है ये डिवाइड कर, बैक्टीरियल सेल हम जानते हैं बाइनरी फिजन से डिवाइड करती है। एक सेल से दो सेल बनती, फिर दो सेल से चार सेल बनती है, और अल्टीमेटली क्या है, एक सेल एक कॉलोनी बनाती है। लास्ट में हमने दिखाया है कि ये जो बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं एक प्लेट पर, इसमें एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियल क्लोन्स हैं, और उन बैक्टीरियल क्लोन के अंदर बहुत सारे रिकम्बिनेंट वेक्टर हैं, और उन वेक्टर्स के अंदर हमारी जीन है जिसकी हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी थी। तो ये है शॉर्ट में कि जीन क्लोनिंग क्या है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर्स आर अ स्मॉल autonomously replicating DNA sequence that can carry foreign DNA sequence into specific restriction sites and multiply this DNA in a host cell. अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं, क्या है इन लाइंस का मीनिंग। क्लोनिंग वेक्टर एक छोटी सी डीएनए की सीक्वेंस है जो ऑटोनोमसली मींस अपने आप रेप्लिकेट कर सकती है, यानी कि उसके अंदर वो सारी डीएनए सीक्वेंसेस हैं जिसकी हेल्प से वो होस्ट के अंदर अपने आप खुद रेप्लिकेट करके अपनी कई सारी कॉपीज बना सकते। साथ में उसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट्स के अंदर वो फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करता है और उसके बाद उस डीएनए को एक होस्ट सेल के अंदर लेकर जाता है और वहां जाकर उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाता है। तो क्लोनिंग वेक्टर एक छोटा सा अपने आप रेप्लिकेट करने वाली डीएनए सीक्वेंस है जो फॉरेन डीएनए को अपनी एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर लेता है, कैरी करता है, और फिर इस फॉरेन डी को एक होस्ट सेल के अंदर जाकर इसकी कई सारी कॉपीज बनाता है। अब हम पढ़ेंगे कि एक आइडल क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होनी चाहिए वो कि उसके पास एक रेप्लिकॉन हो। अब रेप्लिकॉन क्या है? रेप्लिकॉन एक जेनेटिक यूनिट है जिसके अंदर ओराई सीक्वेंस होती है और उसके कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं। ओराई सीक्वेंस क्या है? वो जगह है डीएनए पर जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो रेप्लिकेशन एक वो छोटा पीस है डीएनए के अंदर जिसके अंदर ओराई सीक्वेंस हो और साथ में रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने वाले रेगुलेटरी सीक्वेंस भी हो, उसे हम रेप्लिकॉन कहते हैं। एक क्लोनिंग वेक्टर के पास एक रेप्लिकॉन जरूर होना चाहिए जिससे कि वो होस्ट सेल के अंदर जाकर अपने आप रेप्लिकेट कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ये होनी चाहिए कि उसके पास एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए, एक ऐसी जीन जो ऐसा स्पेसिफिक ट्रेट दे
उस ट्रांसफॉर्म्ड सेल को जिसके अंदर वो वेक्टर गया है कि हम पहचान सकें कि ये सेल ट्रांसफॉर्म्ड है या नहीं है। तो एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अगर वेक्टर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है तो जब ये वेक्टर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा तो उस बैक्टीरियल सेल के अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो एक क्लोनिंग वेक्टर के पास कोई ऐसी सेलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए जो कोई भी एक ऐसा ट्रेट ट्रांसफॉर्म्ड सेल को दे जो ट्रेट उस ट्रांसफॉर्म्ड सेल के पास पहले नहीं था, जिससे कि हम पहचान सकें कि ये सेल ट्रांसफॉर्म्ड है, इसके पास वेक्टर है, और दूसरी सेल है जिसके अंदर वेक्टर नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि क्लोनिंग वेक्टर के पास बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। एक ही एंजाइम की बहुत सारी साइट्स नहीं, अलग अलग एंजाइम्स की एक ही साइट इसलिए क्योंकि उस साइट से काटने के बाद ही फौरन डीएनए को हम वेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है क्लोनिंग वेक्टर की, कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी हाई हो। ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिससे कि आपका जो वेक्टर है वो होस्ट के अंदर जाए। सपोज करो हमने 10 वेक्टर्स लिए हैं, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर 2 वेक्टर गए हैं तो हमने कहा लो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, और हमने 10 वेक्टर लिए और 10 के 10 वेक्टर होस्ट सेल के अंदर चले गए तो उसे हमने कहा हाई ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। तो एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हाई ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी होगी तो क्लोनिंग वेक्टर होस्ट सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में होस्ट सेल के अंदर जाएगा। जितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बनेंगी उतनी ही ज़्यादा हमारी जीन की कॉपीज बनेंगी। तो एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर एक रेप्लिकॉन होना चाहिए, एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी बहुत हाई होनी। अब हम देखते हैं कि आरडीटी में कितने तरह के क्लोनिंग वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो प्लाज्मिड्स को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं, टीरियोफेजेस को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं, कॉस्मिड्स, फास्मिड्स और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 3 तरह के हैं आपके, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड P1 डेराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। अब हम देखते हैं इन वेक्टर्स में कितना डीएनए क्लोन कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड के अंदर हम 8 kb अप्रॉक्स 8 kb तक डीएनए क्लोन कर सकते हैं, फेजिस के अंदर 25 kb तक, कॉस्मिड्स के अंदर 45 kb तक, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के अंदर थाउजेंड्स तक हम डीएनए क्लोन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स। द लिंक ऑफ द वीडियो plasmids as cloning vector is given in the description box. Thank you. If you like the video, please subscribe.